कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी ने उससे तलाक के नाम पर इतने पैसे वसूले थे उसकी ऐसी दयनीय स्थिति होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ तलाक के बाद इन 4 सालों में जिसकी वजह से काजल को आज अपना पेट पालने के लिए यूं सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ गई। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी यूपी के एक शहर की है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। अपनी बड़ी गाड़ी इनोवा में न्यूज़पेपर पढ़ता प्रशांत अग्रवाल अचानक 10 मिनट से रुकी गाड़ी को देखकर अपने ड्राइवर से पूछता है, क्या हो गया महेश, जो इतनी देर से गाड़ी यूं रोक कर खड़े हो? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, इसलिए चलो जल्दी। साहब, कैसे जाए? देखिए तो आगे कितना जाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। महेश का जवाब सुनकर प्रशांत न्यूज़पेपर अपनी आंखों के सामने से हटाता है और विंडो से बाहर झांकता है। देखा तो लोगों का झुंड एक जगह पर इकट्ठा होकर आपस में झगड़ रहे थे और पुलिस उसे सुलझा रही थी, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि जरूर किसी गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया होगा। माजरा समझकर प्रशांत फिर से अखबार में घुस गया कि तभी उसके विंडो के कांच पर नॉक करते हुए कोई महिला इशारे से कांच नीचे करने करती है। प्रशांत पहले तो उस महिला को नजरअंदाज किया, फिर न जाने क्यों वो अपनी गाड़ी की कांच को नीचे किया। कांच नीचे होते देख वो औरत बेबसी के साथ कहती है, बाबूजी कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिनों से हम सबने कुछ खाया नहीं है। औरत की बेबसी सुनकर प्रशांत अपने पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकालता है और उसे देने लगता है कि तभी उसकी नजर सहसा उस भिखाड़न पर जाती है जो उस मांगने वाली के ठीक पीछे खड़ी थी और लोगों से 2 पैसा देने की मिन्नतें कर रही थी। उस औरत को देखकर प्रशांत की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ कर पाता उससे पहले गाड़ी आगे रफ्तार में आगे बढ़ गई और वो पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगा और मन ही मन कहने लगा, क्या ये सच में कविता थी? पर इस साल में ना, ये कविता नहीं हो सकती, ये कोई और है। जरूर मेरी आंखों ने कुछ गलत देखा है। लाखों रुपए लेने के बाद इसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? बस मन में सवालों पर सवाल किए जा रहा था। मन बस सवालों पर सवाल किए जा रही थी और प्रशांत को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए वो अपने ड्राइवर महेश को कहता है, महेश, गाड़ी घुमाओ और वहीं ले चलो जहां पिछले 15 मिनट से खड़े थे। प्रशांत की बात सुनकर महेश धीमे से और में कहता है, पर साहब, वो आपका मीटिंग, तुम उसकी चिंता मत करो, बस गाड़ी वापस वहीं ले चलो जहां खड़ी थी। जी साहब कहकर महेश गाड़ी वहीं मोड़ लेता है जहां से आया था और आकर उसे सिग्नल पर खड़ी कर देता है। प्रशांत जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस दिशा में जाता है जहां कुछ औरतें भीख मांग रही थी। वहां जाकर सीधा उस औरत के सामने खड़ा हो जाता है जिसे वो कविता मान रहा था। अब तक जो वो सोच रहा था वो सच में सही था। वो कविता ही थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी। उसे पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ जो उसकी आंखें देख रही थी। फटे हाल में बिखरे बाल, आंखें धंसी हुई, फटे पुराने कपड़े, बिल्कुल हड्डी दिख रही थी। उसकी लाखों की पत्नी, जिसने प्रशांत से छुटकारा पाने के लिए तलाक में मोटी रकम वसूली थी, आज उसकी वर्तमान स्थिति देखकर
किसी भी तरह का अनुमान लगाना मुश्किल था। इसलिए वो सीधा कविता के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, तुम कविता ही हो ना? कविता नाम सुनकर वो औरत उसके तरफ आश्चर्य से देखती है और फिर शर्म से सिर नीचे करते हुए कहती है, जी हाँ, आप यहां? पहले तुम बताओ, तुम यहां इतनी दयनीय स्थिति में कैसे? प्रशांत को कविता की हालत देखकर बहुत दया आ रहा था, क्योंकि वो कभी सपने में भी कविता को ऐसा नहीं देखना चाहता था। वो भी दर दर भटक कर भीख मांगते, इसलिए वो बेबस हो गया कविता से आकर मिलने के लिए। ये सब कैसे हो गया कविता, बताओ? तुमने तो 50 लाख लिए थे मुझसे तलाक के एवज में, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें आज भीख मांगनी पड़ रही है? प्रशांत के अनेक सवाल सुनकर कविता सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। फिर वो कहती है, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरे काम का समय है, इसलिए आप अभी यहां से जाइए और कल रात आप मुझसे यहीं मिलिए, जब मैं घर जाने लगूंगी तब। ठीक है कहकर प्रशांत वहां से चला जाता है, पर 2 दिनों तक उसे सिर्फ कविता की वर्तमान स्थिति का ही ख्याल आ रहा था। आखिर उसने कविता से सच्चा प्यार जो किया था तो कैसे भूल सकता था? दरअसल प्रशांत अग्रवाल उस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन था। इकलौता बेटा था अपने माता पिता का और जमीन जायदाद भी भरपूर था और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक अच्छी, खूबसूरत, समझदार जीवन साथी की। प्रशांत की मां हमेशा से एक सुशील, समझदार बहू ढूंढ रही थी अपने बेटे के लिए, चाहे वो साधारण गरीब घर की ही क्यों न हो। बस इसी तलाश में उसकी आंखें आकर कविता पर रुक गई। कविता साधारण परिवार की बेटी थी। मां बचपन में ही गुजर गई और पिता ने दूसरी शादी कर रखी थी। दान दहेज की औकात नहीं थी। बस बेटी की खूबसूरती पर प्रशांत के माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। प्रशांत की मां यशोदा जी ने सोचा कि साधारण परिवार की लड़की है और मां का सुख बचपन में ही खो दिया है, तो कविता रिश्ते को बखूबी समझती होगी। यही सब सोचकर उन्होंने बिना किसी दान दहेज के प्रशांत और कविता की शादी करवा देती। पर शादी के कुछ दिनों बाद से ही कविता अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। बात बात पर झगड़ा लड़ाई जैसे उसकी आदत बन गई थी। आए दिन सास ससुर को बेइज्जत करना, घर के एक भी काम को हाथ न लगाना, बिना बात के प्रशांत से झगड़ा, उसे अपने पास आने न देना, ऐसा ही कर रही थी। कविता का व्यवहार यशोदा जी के सोच से बिल्कुल ही उल्टा था। वो जो सोचकर कविता को अपनी बहू बनाकर लाई थी, वो गुण तो कविता में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। देखते देखते कविता ने इन लोगों का रहना दुश्वार कर दिया था। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब प्रशांत ने कविता को तलाक देने का फैसला किया। तलाक के इस फैसले से कविता काफी खुश हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यही चाहती थी। और इन सब के पीछे था कविता का लालची परिवार, जिसे पता था कि प्रशांत पैसे वाला है और कविता का तलाक होगा तो कविता को मुंह मांगा रकम मिलेगा। इस पैसे से उन लोगों की चांदी ही चांदी हो जाएगी। कविता के बाबूजी और सौतेली माँ उससे 1 करोड़ मांगने की सलाह देती है और कहती है अगर वे लोग उन्हें इतने पैसे दे देंगे तो कविता का जीवन सुखपूर्वक कट जाएगा और परिवार नाम का रोक टोक भी नहीं रहेगा। कविता आजाद हो जाएगी। कविता को अपने बाबूजी और सौतेली माँ के सुलझाए विचार अच्छा लगा और वो प्रशांत से 1 करोड़ की डिमांड रखती। ये रकम बहुत बड़ा था,
इसलिए प्रशांत उसे देने से मना कर दिया। फिर कविता का वकील कविता को समझा बुझाकर 50 लाख देकर इस मामले को रफा दफा किया। लालची पत्नी से छुटकारा पाकर प्रशांत और उसका परिवार खुद में व्यस्त हो गया। आज इसको हुए 4 साल बीत चुके थे और उन 4 सालों के दौरान कभी प्रशांत की मुलाकात कविता से नहीं हुई। पर आज अचानक उसे सिग्नल पर भीख मांगते देखकर वो काफी हैरान रह गया। बस इसलिए उसे बेचैनी थी कविता के इस दयनीय स्थिति को जानने की। खैर, प्रशांत दूसरे दिन ठीक समय पर उसे सिग्नल पर पहुंच जाता है और कविता से मिलता है। फिर प्रशांत उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ इन 4 सालों में जो तुम्हें अपना पेट पालने के लिए भीख मांगना पड़ा। वो कुछ कहती उससे पहले उसने कहा, देखिए मैं यहीं पास में रहती हूँ, आप चाहे तो हम वहां चलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं लेट से पहुंची तो मुझे पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। वो क्या है ना, रात के 9 बजे तक ही सरकारी नल खुला रहता है, उसके बाद पानी बंद हो जाता है। सिर झुकाए कविता बोल रही थी। ठीक है कहकर प्रशांत महेश को कहता है, चलो। गाड़ी आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद एक झोपड़ी के सामने कविता गाड़ी रोकने कहती है। फिर कविता गाड़ी से उतरकर प्रशांत को भी अंदर आने को कहती है। प्रशांत ना चाहते हुए भी कविता के पीछे हो लिए। कविता झोपड़ी का दरवाजा खोलती है और फटे चीटे गद्दे पर प्रशांत को बैठने कहती है। प्रशांत उस झोपड़ी की हालत देखकर समझ चुका था कि कविता अपने जीवन में काफी संघर्ष कर रही है। वो यूं ही खड़ा रहा और कविता बाहर पानी भरने चली गई। तभी प्रशांत की नजर एक फोटो फ्रेम पे गया जो उसका था, जिसे कविता ने अपने सिरहाने रखा था। प्रशांत पल भर के लिए सोचने लगा, कविता तो मुझसे नफरत करती थी, वो मेरा मुंह तक देखना नहीं चाहती थी, फिर मेरी फोटो इसके सिरहाने क्यों। वो अभी फोटो देखकर सोच ही रहा था कि कविता पानी का गिलास ले आकर उसके पास खड़ी हो जाती और प्रशांत को कहती, माफी मांगने के लायक तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूं। मैंने आप लोगों को सताकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कहते कहते कविता फपक फपक कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर प्रशांत को उस पर थोड़ी दया आ जाती, इसलिए वो उसे सहानुभूति देते हुए कहता है, अब पछताने से क्या फायदा कविता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। पर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, जबकि तुमने तो तलाक के एवज में इतने सारे पैसे मिले थे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी थे। मतलब 50 लाख का तुमने क्या किया जो तुम्हें आज अपना पेट पालने के लिए यूं रास्ते पर भीख मांगने पड़ रहे हैं। जी, वो बेशक मेरी पूरी जिंदगी की भरपाई थी, पर मेरे बाबूजी और सौतेली माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। आज तक मैंने जो किया इनके बहकावे में आकर किया, क्योंकि इन लोगों की नजर शुरू से आपके पैसे पे थी। उन्होंने ही कहा था कि शादी करते ही अपना लड़ाई झगड़े का ड्रामा शुरू कर देना और इतना परेशान करना कि ये लोग तंग आकर मुझे तलाक दे दे, ताकि तलाक के बदले बड़ा रकम वसूला जा सके। मुझे भी इतना अक्ल नहीं था और मैं इनके बहकावे में आ गई और जो नहीं करना था वो मैंने कर दिया। पर जैसे ही आपके 50 लाख दिए, इनके मन में पाप और लालच बढ़ गया। उन्होंने मुझसे ये कहकर पैसे लिए कि मुझे मेरे नाम पर बड़ा घर खरीद कर देंगे और बैंक में बाकी पैसे मेरे नाम से जमा करवा देंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।
बल्कि सारे पैसे और प्रॉपर्टी मेरी सौतेली माँ ने अपने नाम करवा लिया। और जब मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने ये बोलकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया कि ये बचपन से मुझे पालने पोसने और ब्याह में हुए खर्चे का बकाया है। मैं दर दर की ठोकर खाती रही, पर किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। तब मैंने भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। कहते कहते कविता की आवाज रुआसे हो गई। आज उसकी आवाज में सच में एक ग्लानि था, एक दुख था और अपनी गलतियों की सीख थी, जिसे देखकर और सुनकर प्रशांत भी थोड़ा गंभीर हो जाता है। उसे कविता की हालत पर बड़ा दया आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे आज भी प्यार करता था। तभी तो आज तक उसने दूसरी शादी नहीं की थी। वो झोपड़ी से बाहर जाता है और अपनी माँ को फोन लगाता है और माँ को कविता के बारे में सब कुछ बताता है। माँ भी सुनकर ताज्जुब करती है, फिर प्रशांत से कहती है, देख बेटा, अगर तेरी इच्छा है तो उसे वापस आने अपने साथ ले आ सकता है, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम तक घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। ठीक है कहकर प्रशांत कविता को अपने साथ अपने घर वापस ले आता है और कविता भी यशोदा जी के पास पहुंचकर पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगती है और वादा करती है कि भविष्य में वो कभी भी उनके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी और अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएगी। प्रिय दोस्तों, हम कई बार जानबूझकर ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो हमारे जीवन में क्या मोड़ लेकर आएगी। दूसरों के बहकावे में आकर लोग अक्सर ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका अफसोस जीवन भर रहता है और हमें माफी भी नहीं मिलती। पर कविता खुशकिस्मत थी जो उसे प्रशांत जैसा पति मिला और यशोदा जी जैसी सास मिली, जिन्होंने उसकी गलती को नजरअंदाज करके एक और मौका दिया जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। पर सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती, इसलिए किसी के बहकावे में आने से पहले 10 बार सोचें, तभी कोई निर्णय लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और जिंदगी बहुत कम लोगों को दोबारा मौका देती है। इसलिए बहुत सोच समझकर जीवन का निर्णय लें